अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं जी हम डिस्क्रीट मैथ का, जिसमें हम रिलेशंस पढ़ेंगे। यहाँ से इंट्रोडक्शन है अभी फर्स्ट लेक्चर में, और थोड़ा बहुत हम इसके अंदर वर्किंग करेंगे, डोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर का पता होना चाहिए। जब हमें ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लेंगे उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि हम रिलेशंस किस तरह से बनाते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, आप लोगों ने पहले कैलकुलस में भी पढ़ा हुआ होगा कि हम इस तरह से कोई अगर पेयर लिख रहे हैं जिसके अंदर हम कॉमा लगा देते हैं ना, जिसको हम पॉइंट कहते थे कि एक एक्स है फिर कॉमा लगा के वाई है, तो इस यहाँ पे उसको ए बी की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो है वो एक पेयर जब आता है तो उसे आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं ए और बी। पहला वाला हमेशा ए होगा और दूसरा वाला बी होगा। जैसे हम उधर ऑर्डर्ड पेयर में कहते थे कोऑर्डिनेट के अंदर पहला हमेशा x होता है, जैसे 2 3 लिखा हो तो पहला हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। इस तरह से यहाँ पे पहला हमेशा a को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा b को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तब होंगे अगर पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। यानी अगर 2 3 लिखा हुआ है तो दूसरा भी 2 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 3 2 है ना, 3 2, फिर वो इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर वो दोनों इक्वल नहीं हैं तो इधर भी 2 और 3, इधर भी 2 और 3। लेकिन मैंने कहा कि पहला और पहला सेम होना चाहिए। इधर पहला 3 है, इधर पहला 2 है, इधर दूसरा 2 है, दूसरा 3 है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ये ऑर्डर पेयर हम कहते हैं दे आर नॉट इक्वल। सिर्फ तब इक्वल होते हैं जब वो दोनों सेम होंगे। अच्छा जी, फाइंड एक्स एंड वाई गिवन 2x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 2। आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैंने आपको कहा कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब पहला वाला पहले के इक्वल होगा तो हम 2x को इक्वल रखेंगे 6 के, और दूसरे वाला दूसरे के इक्वल होगा। यानी जो x प्लस वाई है वो इक्वल रहेगा 2 के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 2 3 6 आ जाएगा। अब ये 3 आप इस x की जगह पुट कर दें तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 3 जो है वहाँ जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर्ड n ट्यूपल की डेफिनेशन आ जाती है। अब देखें इस ऑर्डर में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2 है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो 2 ट्यूपल है, ऑर्डर्ड 2 ट्यूपल। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, लेकिन अगर 3 आ जाते हैं जैसे A B C, तो ऐसे को हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है कि जिसके अंदर 2 आ रहे हैं, जिसके अंदर 3 होंगे उसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपल कहेंगे, और इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड 3 ट्यूपल। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल ट्यूपल्स हो सकते हैं। n ट्यूपल के लिए A1 A2 अप टू AN और B1 B2 अप टू BN। इसमें भी हम कहते हैं कि दो इक्वल तभी होते हैं जब पहला पहले के, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स की आप कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, अगर 2 सेट्स हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल A और B, इन दोनों की हमने कार्टियन प्रोडक्ट लेनी है तो आप उसको A क्रॉस B लिखेंगे, और उसमें A B के ऐसे पेयर्स आते हैं जिसमें A हम फर्स्ट सेट से उठाते हैं यानी A में से, और जो स्मॉल b है वो हम सेकंड सेट में से उठाते हैं यानी कैपिटल B में से उठाते हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगी तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक ये नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि अगर सेट A में m एलिमेंट्स हैं और सेट B में n एलिमेंट्स हैं, तो आपने अगर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं A क्रॉस B के अंदर, तो आप कहेंगे कि वो m मल्टीप्लाई बाय n होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि A के अंदर हमारे पास, नीचे वाली एग्जांपल देख लेते हैं, A के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू 2 हो गई। B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो n की जगह यहाँ पे 3 आ गया। तो हमने अगर निकालना है कि A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे या कितने पेयर्स होंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, m क्रॉस n, 2 3 6, यानी अब आपके पास टोटल 6 पेयर्स बनेंगे जब आप इसका क्रॉस फाइंड करेंगे या इसकी कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका क्या है, देखें A हमारे पास है 1 2, और जो B है वो है हमारे पास A B C। मैंने ऊपर आपको बताया आपने A B की फॉर्म में पेयर्स बना के लिखने। ठीक है, इस तरह से पेयर्स बना के लिखेंगे आप, यहाँ पे भी A और B आएगा, यहाँ पे भी A और B, लेकिन पहला जो A है वो आपने पहले सेट में से उठाना है जो कि 1 है, और दूसरा जो है वो B में से उठाना है। तो 1 का A के साथ पेयर बना लें आप, फिर 1 का ही आप B के साथ पेयर बना लें, फिर 1 का ही आप C के साथ पेयर बना लें। ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद अब 2 का आपने A के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 का B के साथ और 2 का C के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो देखें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए A क्रॉस B के अंदर। इसी तरह से अगर आपने B क्रॉस A निकालना है
तो अब B पहला आ गया ना आपके पास, B क्रॉस A अगर आप निकाल रहे हो तो पहले B का एलिमेंट उठाएंगे फिर A का एलिमेंट उठाएंगे, यानी पहले B में से आप उठाएंगे A 1 के साथ लिख लें, A1, फिर A को 2 के साथ लिख लें, ठीक हो गया। इसी तरह से B को 1 के साथ, B को 2 के साथ, C को 1 के साथ, C को 2 के साथ, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अगर A क्रॉस A निकालना है तो हम कहते हैं कि A का A के साथ ही आपने जो है वो प्रोडक्ट लेना है, तो हमने A को A से ही मल्टीप्लाई कर देना है। A है तो A क्रॉस A इक्वल होगा, पहले भी आप A लिखेंगे क्रॉस लगा के, दोबारा भी A लिखेंगे। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, 1 को 1 के साथ, फिर इस 1 को 2 के साथ, ठीक हो गया, फिर 2 1 के साथ और 2 2 के साथ, तो ये A क्रॉस A हो गया। इसी तरह से अगर आपने B क्रॉस B निकालना है तो B को B के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, यानी A के साथ, फिर A B के साथ, A C के साथ, फिर B A के साथ, B B के साथ, B C के साथ, फिर C A के साथ, C B के साथ और C C के साथ, तो ये इसके पास ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रिमार्क में आपको दी हुई हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A हमेशा इक्वल नहीं होते। आप ऊपर भी देख लें, A क्रॉस B में 1 A आ रहा था, इसमें A1 है, तो ये सेम तो नहीं है ना, ऊपर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2 3 और 3 2 जो है वो सेम नहीं होते। उसके बाद अगर आप जो है वो A क्रॉस 5 ले रहे हैं या 5 क्रॉस A ले रहे हैं तो आपका आंसर सेम आता है, क्योंकि 5 यहाँ पे एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट A के साथ मल्टीप्लाई हो या A एम्प्टी सेट के साथ मल्टीप्लाई हो, दोनों सूरतों में आपका एम्प्टी सेट ही आंसर आना है, ठीक है। अगर आप क्रॉस पहले ले लेते हो, उनका बाद में मैग्नीट्यूड ले रहे हो, या पहले मैग्नीट्यूड लेके फिर क्रॉस ले रहे हो, तो भी दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आता है। उसके बाद आगे आ जाए तो कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स, 2 से ज़्यादा सेट्स की अगर आपने कार्टियन प्रोडक्ट लेनी है तो भी हम क्या करते हैं, कार्टियन प्रोडक्ट के अंदर जो ज़्यादा सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट A है, दूसरा हमने जैसे B कहा था, तो यहाँ पे एक को A1 A2 A3 अप टू AN कह दिया, उनका जब आपने क्रॉस लेना है तो किस तरह से लेना है कि आपने A सारे पहले सेट्स में से उठाने, ठीक है, और फिर उस तरह से पेयर्स बनाने उनके, यानी A1 जब आप उठाएंगे तो वो A1 इस कैपिटल A1 में से होगा। जब आप दूसरा उठाते थे यहाँ पे B, तो वो हम सेकंड में से उठाते थे ना, तो दूसरा जब आप नंबर लिखेंगे तो वो सेकंड में से उठाएंगे, और जब तीसरा नंबर लिखेंगे तो वो थर्ड में से उठाएंगे, चौथा लिखेंगे तो वो फोर्थ में से उठाएंगे, इस तरह करके वो आगे चलता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको जो है वो इससे रिलेटेड नहीं आते, ये आपने सिर्फ MCQ के लिए याद रखना है। क्वेश्चन में आपको 2-2 वाले ही पूछे जाते हैं। उसके बाद बाइनरी रिलेशन क्या होता है, लेट्स A एंड B सेट्स, और बाइनरी रिलेशन क्या होगा, फ्रॉम A टू B इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। पीछे हमने A क्रॉस B लिखा है ना, 1 2 और ABC का लिखा था, ठीक है। तो वो जो A क्रॉस B बना था ना, उसमें से आप कुछ सेट्स उठा के अलग अलग पेयर बना लेते हैं, तो वो होते हैं उसके बाइनरी रिलेशंस, ठीक है। जैसे 1 2 और 1 2 3 में अगर हमने A क्रॉस B फाइंड करना है तो पहले इस 1 को 1 के साथ लिखेंगे तो 1 1 आ गया, फिर 1 को 2 के साथ लिखें 1 2 आ गया, 1 को 3 के साथ लिखें 1 3 आ गया, फिर 2 को बारी बारी तीनों के साथ 2 1 2 2 2 3, तो ये हमने A क्रॉस B फाइंड कर लिया। अब इसमें से कुछ उठा के ना आप पेयर्स तो सबसेट्स बना लें, जैसे 1 1 1 3 2 2 उन्होंने उठा लिए, 1 1 1 3 2 2, ठीक है, रैंडम कोई भी उठा सकते हैं। इसमें उन्होंने 4 सेट्स उठा के लिख दिए हैं, इसमें एक लिख दिया। R4 में उन्होंने पूरे का पूरा A क्रॉस B, यानी ये सारे आ गए उसके अंदर। R5 के अंदर एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, तो मैंने कहा कि ये सबसेट्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, रिलेशंस हैं। R1 R2 R3 R4 क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे कि A क्रॉस B में से ही आप कोई अगर सबसेट ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन। और रिलेशन की डोमेन क्या होती है, डोमेन से मुराद ये है कि आपने ना पहला नंबर उठा लेना है। इसका पहला नंबर जैसे 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो R1 की अगर हम डोमेन की बात करें तो पहला नंबर 1 1 2, तो 1 2 1 1 2 दफ़ा था, लेकिन आपने सिर्फ उसको एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद आ जाता है रेंज। रेंज में हम क्या करते हैं कि दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 3 2 लिख लें या 1 2 3 लिख लें, जैसे मर्जी आप लिख लें, ठीक है। तो ये होती है डोमेन और रेंज। सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं हम डोमेन को, ये हमारी उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डोमेन की और ये रेंज की। और इसका क्या फॉर्मूला होता है कि आप A वाला उठाते हो, A B में से आप A वाला उठाते हो जो कि पहले सेट से बिलोंग करता है, कैपिटल A से। तो जो पहला वाला है वो A होता है ना, तो हम A उठाते हैं, और रेंज के अंदर जो हम दूसरा वाला उठाते हैं, दूसरा क्या है, B होता है। तो ये इसकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद एक्सरसाइज में उन्होंने आपको बता दिया कि बताएं जी ऑर्डर जो है वो यहाँ पे पहले आप A क्रॉस B फाइंड करेंगे, फिर ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, डोमेन रेंज वगैरह बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन
आर फ्रॉम ए टू बी एज़ फॉलोज़। आपके पास जो है वो आर आपने बनाना है, लेकिन पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी हमने ऊपर भी फाइंड किया था, सेम वही आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, वो हमने लिख लिए। अब आर में हमने ए बी के वो पेयर्स उठाने हैं जिसमें ए इज़ लेस देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से कम हो, यानी पहला नंबर छोटा हो दूसरा बड़ा हो। तो इसमें से ये तो दोनों इक्वल हैं, इसमें पहला छोटा दूसरा बड़ा है, तो 1 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें भी पहला छोटा दूसरा बड़ा है, तो 1 3 भी आएगा। इसमें पहला बड़ा हो गया है, ये नहीं लेंगे, ये इक्वल है, ये भी नहीं लेंगे। इसमें पहला छोटा और दूसरा बड़ा है, तो वो वाला हमने ले लिया, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया। अब डोमेन कैसे लिखते हैं? डोमेन इसमें पहला उठा लें, 1 1 2 है तो 1 2 डोमेन हो जाएगी। रेंज के अंदर दूसरा होता है, 2 3 3 है तो वो 2 3 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में आपको कहते हैं इज़ 1 3 आर। अच्छा ये चीज़ सॉरी मैं ऊपर एक्सप्लेन करना भूल गई हूँ शायद, हाँ जी, बाइनरी रिलेशन के अंदर कि अगर आपके पास एक पॉइंट है ना जो ए बी है पेयर, और वो बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन से, तो आप लिखते हो ए आर बी, यानी ए इज़ रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं इज़ 1 आर 3, इज़ 1 इज़ रिलेटेड टू 3, यानी आपने देखना है 1 3 क्या इस रिलेशन के अंदर है। तो आप देखें ये रिलेशन बनाया था ना हमने, इसके अंदर 1 3 है, तो यानी हम कहेंगे येस इट इज़ ट्रू, 1 आर 3, 1 इज़ रिलेटेड टू 3। 2 आर 2, यानी 2 2 देखना है आपने, 2 2 क्या इसके अंदर आर के अंदर 2 2 है? नहीं है, ठीक है। 2 2 ऊपर तो था ए क्रॉस बी के अंदर, लेकिन आपने आर के अंदर देखना है, जो रिलेशन बनाया हमने उसके अंदर तो 2 2 नहीं है ना, तो हम कहेंगे 2 2 डज़ नॉट बिलोंग टू आर। तो इसलिए जो है वो 2 डज़ नॉट बिलोंग टू आर, तो उसके ऊपर हम यूँ ना छोटी सी लाइन लगा देते होते हैं, ठीक है। इस तरह से लगा दें या ऐसे लगा दें, दोनों से यही मुराद है कि वो उससे बिलोंग नहीं करता, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी हम एग्जाम्पल की तरफ। कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू एग मिल्क कॉर्न एंड बी इज इक्वल टू कॉज गोट्स हेंस। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय ए बी बिलोंग्स टू आर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी। ए वो होता है जो पहले आता है, बी वो होता है जो बाद में आता है। यानी इफ़ ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी, तो देखें एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हेंस, ठीक है। तो एग्स और हेन का आपने जो है वो एक पेयर बना देना है। मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कॉज से भी होता है और गोट से भी होता है, तो मिल्क को हम कॉज के साथ भी लिख लेंगे और मिल्क को हम गोट्स के साथ भी लिख लेंगे, ठीक है। ये भी हमने एक रिलेशन बना लिया पूरा। उसके बाद कॉर्न रह गया। कॉर्न ना तो कॉज से हमें मिलता है, ना गोट से, ना हैन से। प्लांट यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो इसलिए हम कॉर्न यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो हमारा जो रिलेशन था उसमें ये 3 चीज़ें आ गई, एग हैन, मिल्क कॉज और मिल्क गोट्स। अब वो कहते हैं कि आप इसको पढ़ किस तरह से सकते हैं, एग्स आर हैन, यानी एग्स आर रिलेटेड टू हेंस, तो एग्स एंड हैन है इसके अंदर। मिल्क आर कॉज। अगर आपसे कहा जाए कि आप बताएं कॉर्न आर कॉज, क्या ये ठीक है? तो नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कॉर्न और कॉज वाला पेयर इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएं अगली, फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम 0 1 to 1। तो इससे आपने जितने भी बाइनरी रिलेशंस हैं वो फाइंड करने हैं। तो पहले तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर रिलेशंस फाइंड करेंगे। रिलेशंस के लिए ज़रूरी है कि पहले ए क्रॉस बी आपके पास होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं। ए को हम ये कह देते हैं 0 1 और बी को 1 कह देते हैं। तो 0 को पहले 1 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 1 के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे m है, हमारे पास 2 है ना, 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 एलिमेंट है, तो 2 1s आर 2, यानी 2 ही बनने थे इसके, तो वो 2 हमने बना लिए, ठीक है। ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ना m क्रॉस n का। अच्छा जी, उसके बाद रिलेशंस कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो मैंने कहा था कि सबसेट होते हैं रिलेशंस, इसके सबसेट होते हैं। तो जैसे हम पावर सेट लिख रहे थे ना, आपने इसके सारे सबसेट्स लिख देने हैं। एक तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद 0 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। तो ये हमारे पास 4 रिलेशन बन गए। और क्या इसके बाद अलावा कोई रिलेशन बनता है? यहाँ पे नहीं बनता ना, सारे हमने बारी बारी उसके सबसेट्स लिख लिए हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि कितने रिलेशंस बनेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पर m क्रॉस n। तो m यहाँ पे कितना था 2 और n कितना था 1, तो 2 पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1s आर 2 हो जाएगा, 2 2s आर 4, यानी टोटल 4 बनने थे। तो देखें R1 R2 R3 R4 हमने 4 बनाए हैं। इनको मिक्स नहीं करना। A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे उसके लिए सिर्फ आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, और इसके बाद इसके रिलेशंस कितने बनेंगे उसके लिए आप उसकी 2 की पावर में उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने। नीचे वही फार्मूला उन्होंने बता दिया कि ये फार्मूला होता है। आगे आ जाते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, और आपको कहते हैं रिलेशन ऑन ए फाइंड करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ए का ए से ही रिलेशन निकालना है, ठीक है।
ठीक है, बस यहाँ पे वो ये बात बता रहे हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने बी भी दिया हुआ है आपको, फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, आपने देखना है वो क्या कह रहे हैं, रिलेशन ऑन ए फाइंड करें तो आपने ए को ही ए से मल्टीप्लाई करना है, आपने ए को बी से नहीं करना। वो समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए बी दे सकते हैं साथ, लेकिन आपने स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। ऐसे ही हमने जो है वो आंखें बंद करके ए क्रॉस बी नहीं फाइंड कर देना, बल्कि हमने देखना है वो पूछ क्या रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं रिलेशन ऑन सेट बी फाइंड करें तो आप बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नीचे उन्होंने दे दिया आपको कि एक दिया हुआ है और रिलेशन फाइंड करने हैं, तो ए जो है 1 2 3 4 है, इसका क्रॉस भी हमने फिर 1 2 3 4 के साथ ही ले लेना है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 को हमने सबके साथ लिख लिया, फिर आपने 2 को सबके साथ लिखना है, फिर 3 को, फिर 4 को, इस तरह करके। और फिर रिलेशन कौन सा बनाना है, कहते हैं रिलेशन आपने वो बनाना है जिसमें ए डिवाइड्स बी, यानी ए जो है वो बी को डिवाइड करता हो। देखो पहले हम इसके बना लेते हैं, थोड़ा लंबा काम है लेकिन आपको समझ आ जाएगी इससे अगर मैं बना दूंगी तो। 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 और 3 4, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 और 4 4, यही बनते हैं ना बस, इसके अलावा तो और कोई नहीं बनते। तो आप देख भी सकते हो कि हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे भी 4 थे, दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 4 16, तो टोटल 16 बने हैं हमारे पास ए क्रॉस बी के अंदर। अब इसमें से आपने रिलेशन बनाना है और उस रिलेशन में वो एलिमेंट्स आने चाहिए जिसमें ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी, यानी पहले के टेबल में दूसरा नंबर आता हो, ठीक है। जैसे 1 के टेबल में 1 आता है ना, तो हम कहते हैं 1 1, 1 2 ज़ार, ये भी डिवाइड करता है। उसके बाद 1 3 ज़ार, ये भी डिवाइड करता है। 1 तो हर किसी के टेबल में आता है ना, तो 1 वाले तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं, क्योंकि अगर आप 1 को डिवाइड करते हो 2 पे तो वो डिवाइड नहीं होता ना इस तरह से, ठीक है। 1 को 2 पे डिवाइड करें तो वो डिवाइड नहीं होता। 2 2 पे डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। फिर 3 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। 4 2 पे डिवाइड होता है, हाँ जी ये भी होता है। फिर 1 3 पे डिवाइड नहीं होता, 2 3 पे डिवाइड नहीं होता, 3 3 पे डिवाइड होता है, जी बिल्कुल होता है। फिर 4 3 पे नहीं होता, 1 भी 4 पे नहीं होता, 2 भी 4 पे नहीं होता, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएगा अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो। 3 भी 4 पे डिवाइड नहीं होता, उसके बाद 4 4 पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो 4 4 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसमें भी 8 दिया मैं आपको, ये 8 आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे वो इसकी डोमेन पूछते हैं तो आपने पहला देख लेना है, पहला 1 आ रहा है और 2 3 4 आ रहा है, डोमेन और रेंज भी आप बता सकते हो। उसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं। ए क्रॉस ए इज़ नॉन एज अ यूनिवर्सल रिलेशन, अक्सर MCQ आता है। ए क्रॉस ए को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। फाई इज़ नॉन एज द एम्प्टी रिलेशन। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन ई ऑन द सेट्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने रिलेशन बताना है जिसमें अगर m में से n माइनस करें ना तो इवन नंबर आए, ठीक है। एम एन से मुराद m पहला वाला नंबर है और n यानी a की जगह m दे दिया और b की जगह n दे दिया, इस तरह से आपके पास m n के पेयर्स बनेंगे। तो आपने बताना है कि अगर m में से n माइनस करें तो एक इवन नंबर आए, वो वाले आपने बताने हैं कि वो ट्रू है या नहीं। देखें इस 0 E 0 0 E 0 E यहाँ पे रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। पहले जैसे हम लिख रहे थे ना, जैसे 2 R 2 लिख रहे थे, इस तरह से 0 E 0 है, R की जगह E आ गया, ठीक है। तो आपने देखना है कि क्या 0 में से 0 माइनस करें तो आंसर इवन नंबर आ रहा है, माइनस करने से इवन आना चाहिए, तो 0 भी इवन ही हम कंसिडर करते हैं, यानी ये ठीक है। फिर 5E2 तो आप देखें कि क्या 5 में से आप 2 माइनस करें तो इवन नंबर आता है, वो तो 3 आता है, 3 तो इवन नंबर नहीं है, तो इसके ऊपर आप लाइन लगा देंगे कि 5 जो है इज़ नॉट रिलेटेड टू 2, ठीक है। उसके बाद 6 6 है, तो 6E6, तो 6 माइनस 6 करें 0 आता है, जो कि हम इवन कंसिडर करते हैं, तो ये भी ठीक है। उसके बाद -1 7, कहते हैं क्या ये ई से बिलोंग करेगा, तो हाँ जी ये ई से बिलोंग करेगा, क्योंकि -1 में से जब आप माइनस करोगे ये m में से n माइनस करेंगे तो ये -8 आएगा, और 8 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं -1 E7, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट डायग्राम यानी ग्राफ कैसे बनाते हैं आप किसी रिलेशन का। तो देखें ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है XY, तो इसमें से अगर आपको एक रिलेशन, उन्होंने खुद ही हमें एक रिलेशन बना के दे दिया है 1y 2x 2y 3x, तो कहते हैं इसकी अगर आप कोऑर्डिनेट डायग्राम कहा जाए आपको कि बनाएं तो कैसे बनाएंगे। देखें इसकी जो डोमेन होती है ना 1 2 3, वो आप नीचे ड्रॉ कर लें 1 2 3 x एक्सिस पे, और रेंज में क्या आ रहा है
वाई एक्स, तो सिर्फ एक्स वाई आ रहा है, एक्स और वाई रेंज जो है वो आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लें। अब 1 वाई है ना, तो 1 के सामने आपने एक्सटेंड करना है वाई तक, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद 2x है, तो ये 2 है, उसको बढ़ाते जाएं x तक, तो ये हमारे पास 2x आ गया। फिर 2y है, यानी 2 को आगे आपने y पे भी लेकर जाना है, ये हो गया। फिर 3x है, 3 और ये x, तो वही बात हम जो जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमने लाइंस क्योंकि आपस में इस तरह से मिलानी नहीं है, बस इनको इस तरह से एम्प्टी सर्कल्स की फॉर्म में डॉटेड लाइन लगा दें या कुछ इस तरह से कर दें, एम्प्टी सर्कल्स की फॉर्म में आपने जो है वो बताना है और इस तरह से डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ पे हमारा पेयर है वहाँ वहाँ पे सर्कल होगा, बाकी कॉर्नर्स क्या होंगे, खाली होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज फॉलोज। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा जी, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, आपको डोमेन रेंज का पता होना चाहिए ना, ठीक है, कि डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। जैसे इसमें हमें डोमेन पता था 1 2 3, रेंज पता था एक्स वाई। तो डोमेन रेंज के लिए हम देखते हैं, पहले देखें, डोमेन वो होती है जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, यानी पहली वाली, और रेंज वो होती है जो वाई की वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप यहाँ से एक्स निकालना चाहते हो तो वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का आपको स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, यानी ये 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे कि आप वाई की कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। डोमेन रेंज अगर आपको याद हो, कैलकुलस 1 अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया था, कैलकुलस 2 के अंदर भी ये चीज़ समझाई हुई होगी। डोमेन क्या होती है कि आपने देखना है एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर आयोटा आंसर आ सकता है ना, अगर नेगेटिव आ जाए अंदर, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव होगा तो वो आपको आयोटा की फॉर्म में आंसर देगा, ठीक है। तो आयोटा तब आता है जब अंदर नेगेटिव आए, और नेगेटिव कब आएगा, अगर 1 से बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाए, 1 से बड़ा यानी 2 आ जाए, 1 माइनस 2 करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 1 माइनस 1 करें तो 0 आता है, तो वो तो एक्सेप्टेबल है। 1 में से 0 माइनस करें, यानी जो y की वैल्यूज़ होंगी वो सिर्फ -1 से लेकर 1 तक होंगी, या तो -1 होगा या 0 होगा या 1, इसके अलावा कुछ और नहीं। क्योंकि पीछे जाएं तो -2 आता है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 करेंगे तो 1 माइनस 4 फिर नेगेटिव आंसर आएगा। 1 से आगे जाएं 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 करें फिर नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसके अंदर रहना है आपने। इसी तरह से अगर आप y करते हैं तो y का भी सेम इसी तरह से आएगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू भी -1 से 1 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ पे 1, ठीक है। ये डोमेन आ गई। रेंज भी हमारी -1 1 आई है, रेंज होती है y की वैल्यू, तो y -1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखें कैसे आपने ड्रॉ करना है। अगर आप x को 0 पुट कर रहे हो तो y क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका अंडर रूट लें तो ये ख़त्म हो जाता है, तो y इज इक्वल टू +-1, ठीक है। जब x 0 है तो y क्या है, +1 है या -1 है। अब x को ज़रा 1 पुट करके देख लें, x को 1 पुट कर लें तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 जहाँ जाके माइनस होगा तो y क्या आ जाएगा, 0, अंडर रूट भी लेंगे तो 0। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, जब हमने x 1 पुट किया तो y क्या आ गया, 0। यहाँ पे हमने x 0 पुट किया था तो y क्या आ गया था, +1 और -1, तो 0 -1, ठीक है। इस तरह से आप देखें कि आपके पास 3 पेयर्स आ गए हैं। इनको हम ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम ज़रा -1 भी पुट करके देख लेंगे। -1 चलें साथ ही पुट कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, वो भी जाके माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, यानी -1 0 एक और पेयर बन गया, ठीक है। अब इनको हमने प्लॉट करना है। 2 ये हमने ऊपर निकाले थे, एक हमने ये वाला निकाला है और एक हमने ये वाला निकाला है। तो देखें 0 1, x 0 है y 1 है तो ये वाला पॉइंट आ गया, x 0 है y -1 है तो ये वाला पॉइंट आ गया, x 1 है और y 0 है तो ये वाला पॉइंट आ गया, x -1 है और y 0 है तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये एक जो है वो सर्कुलर शेप बनेगी, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पेपर में खैर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुश्किल ही है आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है जी एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं दो रिलेशंस की, आपको देखें ए और बी दिए हुए होंगे, तो आपने ए के लिए एक इस तरह से ओवल ड्रॉ कर लेना है, एक बी के लिए ओवल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये ग्राफ और इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं पेपर में तो आप इसको पेंट पे बना सकते हैं बड़ी इजीली। पहले के अंदर आप जो है वो ए मेंशन कर दें, इसको बी मेंशन कर दें। ए के अंदर क्या है 1
2 3। बी के अंदर क्या है x y, वो हमने लिख लिए। अब रिलेशन देखें क्या दिया हुआ है 1y, तो 1 को आपने मिला देना है y से और इसके साथ आपने इस तरह से एरो हेड बना देना है, ठीक है, एरो बना देना है, इसे कहते हैं एरो डायग्राम बेसिकली। 2x आ गया तो 2 को आपने x के साथ ज्वाइन कर देना है। फिर 2y दिया हुआ है हमें, तो 2 को आपने y के साथ एरो बना देना है। फिर 3x है तो 3 का आपने x के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना। ठीक है जी, तो ये इजी सा था कॉन्सेप्ट एरो डायग्राम का। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसके लिए ना रिलेशन दिए होते हैं आपको, ठीक है, जैसे उसमें भी दिया हुआ था इसमें भी दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखें ए के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं, 0 1 2 3, तो आप लिख लेंगे 0 1 2 3, किसी भी तरह 0 इधर लिख लें, 1 इधर लिख लें, 2 इधर लिख लें, 3 इधर लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें, ठीक है। आर के अंदर देखें क्या है 0 0, तो 0 से लाइन निकाल के 0 पे ही ले आनी है आपको, ठीक है, इसे हम कहते हैं लूप। जो एक नंबर से निकल के उसी पे आ रही होती है ना, उसको लूप कहते हैं। फिर क्या है 1 3, तो 1 से आपने लाइन लेकर जानी है किसकी तरफ, 3 की तरफ, ठीक है। फिर क्या है 2 1, 2 से लाइन लेकर जानी है आपने 1 की तरफ। फिर 2 2 है, यानी 2 से निकाल के आपने 2 के अंदर ही एंटर करवा देनी है, ठीक है। फिर 3 0 है, 3 से लाइन जाएगी किसकी तरफ, 0 की तरफ। देन आपको कह रहे हैं जी 3 1 है, तो 3 से आपने लाइन निकालनी है 1 की तरफ। ये होती है डायरेक्टेड ग्राफ की मतलब डायग्राम, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ इजी सा है, बस आपने पेयर्स देखने हैं, पहले से लाइन निकाल के दूसरे के अंदर एंटर करवा देनी है। डायरेक्टेड ग्राफ भी हो गया। उसके बाद है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आपको रिलेशन दिया हुआ है तो उसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हमने ग्राफ भी देख लिया कैसे बनाते हैं, हमने एरो डायग्राम भी देख ली, हमने डायरेक्टेड ग्राफ भी सीख लिया। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए आपके पास 2 सेट्स होते हैं, ठीक है, तो आप उनका जो रिलेशन होता है उसमें देखते हो कि जो रिलेशन प्रेजेंट है वहाँ 1 लगाते हो, जो रिलेशन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे 0 लगाते हो, ठीक है। ये मुझे पता है अभी समझ नहीं आई होगी आपको, तो इसको हम ज़रा एग्जांपल से करते हैं, फिर आपको ये क्लियर होगा। देखें हमारे पास है A 1 2 3, उसके बाद B है हमारे पास x y, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। डोमेन आप साइड पे ले लें, रेंज आप ऊपर ले लें। डोमेन क्या है इसकी 1 2 3, ठीक है, या इधर रिलेशन की बेशक देख लें 1 2 3, या ए सेट आप इस साइड पे लिख लें 1 2 3, मैट्रिक्स से बाहर लिखना है। और बी के अंदर क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, तो आप ऊपर लिख लें एक्स और वाई, ठीक है। अब देखें आपके पास 1 वाई है, हाँ जी है, तो हम क्या करते हैं 1 के सामने y के नीचे 1 लिख देना है, जो पेयर है ना उसकी जगह आपने 1 लिख देना है। और फिर 2x है अगला, यानी 2 के सामने x के नीचे आपने क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। फिर 2y है, तो 2 के सामने y के नीचे आपने 1 लिख देना है। फिर क्या है 3x, तो 3 के सामने x के नीचे आपने 1 लिख देना है। अब जो बाकी जगह खाली बच गई हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 1 के सामने और x के नीचे है तो 1x बनता है ना, तो 1x तो यहाँ पे नहीं है ना, तो इसलिए 0 आ रहा है। इस तरह से 3y भी नहीं है तो वो भी 0 आ रहा है। समझ आ गई। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको कहते हैं कि इस तरह से पेयर बनाएं। जैसे देखें ना ऊपर रिलेशन दिया हुआ था, आपने मैट्रिक्स बनाया, हो सकता है वो मैट्रिक्स दे दें, अक्सर ऐसा होता है कि मैट्रिक्स दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप रिलेशन बनाएं। तो आपको याद होगा कि हमने जो पेयर होता था उसके लिए 1 लिखा था, ठीक है। तो रिलेशन के लिए जिसके नीचे 1 है वो पेयर इसके अंदर आ जाएगा, जिसके नीचे 0 है वो नहीं आएगा। तो देखें इसके नीचे 1 है ना, 1 किसके नीचे है, 1 के सामने 1 के नीचे, तो यानी ये 1 1 आ जाएगा। फिर 1 किसके नीचे है, 1 के सामने और 3 के नीचे है, तो 1 3 आ जाएगा। फिर 2 के सामने है और 1 के नीचे है, तो 2 1 आ जाएगा। फिर वो 0 है, ये भी 0 है। 3 के सामने और 2 के नीचे 1 है, तो 3 2 आ जाएगा। फिर 3 के सामने और 3 के नीचे 1 है, तो 3 3 आ जाएगा। ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। वो कहते हैं कि आपने ऑर्डर पेयर लिस्ट करने हैं, तो वो हमने लिस्ट कर दिए। फिर कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ भी बना दें इसका, तो डायरेक्टेड ग्राफ भी हम बना लेते हैं। कितने नंबर्स आ रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 और ऊपर भी 1 2 3, तो सिर्फ 1 2 3 है ना, तो ये हम 1 लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3, आप यहाँ 2 यहाँ 3 जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो देखें पहला हमारा रिलेशन क्या बना था 1 1, यानी 1 से आपने निकाल के 1 के अंदर ही एंटर करवा देना है। फिर 1 3 है, तो 1 से लाइन आएगी 3 की तरफ। फिर 2 1 है, तो 2 से 1 की तरफ। फिर 3 2 है, तो 3 से 2 की तरफ। फिर 3 3 है, तो 3 से 3 की तरफ, ठीक है। ये इसका डायरेक्टेड ग्राफ भी बना दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें क्या कह रहे हैं, लेट a is 2 4, b 6 8 10,
डिफ़ाइन करें आप ये वाले रिलेशंस, ठीक है। तो पहले तो हम A क्रॉस B फाइंड कर लेंगे, फिर आगे से ये रिलेशंस डिफ़ाइन करेंगे। तो पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। 2 6 के साथ आएगा, फिर 2 8 के साथ, 2 10 के साथ, 2 8 2 10, फिर 4 जो है इन तीनों के साथ आएगा, 4 6 4 8 4 10, ठीक है। ये आपने A क्रॉस B बना लिया। उसके बाद कहते हैं एक रिलेशन R बनाना है और एक रिलेशन S बनाना है। R के अंदर आपने वो पेयर्स लेने हैं x y के जिसमें x डिवाइड्स y, यानी x जो है वो y के टेबल में आता हो। तो क्या 6 पे 2 डिवाइड हो रहा है, यानी 2 पे 6 डिवाइड हो रहा है? तो हाँ जी हो रहा है, तो हम इसके अंदर 2 6 ले लेंगे। फिर 2 के टेबल में 8 भी आता है तो ये भी आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 भी आता है, ये भी आ जाएगा। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 8 आ जाएगा। 4 के टेबल में 10 नहीं आता तो बस ये यहाँ पे स्टॉप कर देना, ये R हो गया। S में आपने वो पेयर्स लेने हैं जिसमें y में से अगर 4 माइनस करें ना तो x वापस आ जाए, कि आप ये y है उसमें से 4 माइनस करो तो क्या ये x की वैल्यू आती है? 6 माइनस 4 करें तो 2 आ गया ना, तो यानी ये 2 6 आएगा। उसके बाद 8 माइनस 4 करें तो क्या 2 आता है? नहीं आता। 10 माइनस 4 करें तो 2 नहीं आता। 6 माइनस 4 करें तो 4 नहीं आता। 8 माइनस 4 करें तो 4 आ जाता है, तो ये 4 8 आ गया, ठीक है। 10 माइनस 4 करें तो 4 नहीं आता, तो इसके अंदर बस 2 आएंगे, ये भी हमने लिख लिया। अब वो कहते हैं स्टेट एक्सप्लिसिटली विच ऑर्डर पेयर्स आर इन A क्रॉस B R S। A क्रॉस B हमने लिख दिया, R भी हमने लिख दिया, S भी हमने लिख दिया, ये तीनों पार्ट हो गए। अब हमने R यूनियन S और R इंटरसेक्शन S निकालना है। R यूनियन S, यूनियन में आप सबको मिला के लिख देते हैं। 2 6 2 दफ़ा है लेकिन आपको उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 2 8 है, फिर 2 10 है और फिर 4 8 है। तो ये हमारा R यूनियन S आ गया। R इंटरसेक्शन S, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, जो चीज़ दोनों में आ रही है। 2 6 दोनों में आ रहा है, 4 8 भी दोनों में आ रहा है, तो 2 6 और 4 8, ये आपने जो है वो इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया, ठीक है जी। बस इतना हमारा लेक्चर था आज का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।